हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा लगातार गर्माता दिखता है। ओपीएस को लागू करने की गूंज सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दे रही है। चिंतन मंथन के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में एक बार फिर सरकार की तरफ से गठित 3 अधिकारियों की कमेटी ने पेंशन बहाली संघर्ष समिति के डेलीगेशन से बातचीत की। घंटों चले मंथन के बाद भी कोई सहमति नहीं बन पाई। समिति सरकार की किसी भी बात से सहमत नजर नहीं आ रही है। इसी मुद्दे पर सूर्या विशेष में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट जरा आप देखें। हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। हरियाणा में उठती ओपीएस की मांग को लेकर सरकार ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इस कड़ी में चंडीगढ़ में हुई बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई। बैठक के बाद पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के प्रधान विजेंद्र धालीवाल ने बताया कि मीटिंग में कोई सहमति नहीं बनी। अब 5 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मीटिंग करेंगे। जैसा कि पहली मीटिंग में भी हुआ कि अब फिर बार बार वही बात आई कि हम भी इनके ऊपर डिस्कस करें। हमने हालांकि क्लियर ये बात हम बोल चुके हैं कि भी पहले जब ये मीटिंग रखी गई थी, ये कमेटी बनाई गई थी, तो ये कहा गया था कि ये हमारे तीनों अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही सभी आंकड़ों के ऊपर चर्चा करके आएंगे, लेकिन अभी भी वो उनका अधूरा रहा। बार बार उनकी तरफ से आया कि आपने जो आंकड़े दे दिए इसके ऊपर हम दूसरी मीटिंग करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि ये इस मामले को लंबा खींचने का कुछ हो या हमारे आंदोलन को प्रभावित करने का हो। पत्रकारों से बातचीत में विजेंद्र धारीवाल ने बताया कि बदलाव किसी चीज का समाधान नहीं है। हम एनपीएस टू ओपीएस जाने की बात कह रहे हैं। हमारी मांग है कि हरियाणा के सरकारी कर्मचारी जिनकी 2006 के बाद ज्वाइनिंग है, उन्हें भी पहले की तरह पेंशन देने का काम किया जाए। आज हमने क्लियर भी कर दिया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए और वो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह देगी वो स्टेट गवर्नमेंट को सोचना है। रही बात बार बार ये फाइनेंशियल बर्डन की बात, वो क्लियर है कि फाइनेंशियल बर्डन इसके ऊपर नहीं है। जो आज से 10 या 20 साल पहले फाइनेंस स्टेट कॉर्पस का जितने परसेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर खर्च किया जा रहा था, आज भी लगभग उतना ही, 1-2% ऊपर नीचे बदलाव है। तो इतना ज्यादा बर्डन का कोई विषय है ही नहीं इसके अंदर। और किसी के पास भी ये कैलकुलेशन नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2030 तक देश और प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। ये सरकार के पास कैलकुलेशन इस तरह की नहीं है। तो जो वार्ता का दौर है वो सरकार चलाती रहे, हम उस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से बार बार एनपीएस में बदलाव करने की बात आ रही है, बार बार इस चीज को लंबा खींचने की बात आ रही है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हमारा क्लियर है कि पुरानी पेंशन का लाभ हमें दिया जाए। वहीं ओपीएस स्कीम सरकार पर तंज कसा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ओपीएस एक लाइन का फैसला है, सरकार बेवजह ही टाइम पास कर रही है। कांग्रेस की सरकार बनते ही हम सबसे पहले ओपीएस लागू करेंगे। नहीं, सवाल इस बात का मीटिंग की जरूरत क्या है? वो तो एक लाइन का फैसला है, भाई हम ओपीएस देंगे। ये सिर्फ जो है इनके समय पास करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो सरकार का फैसला। हमारी सरकार कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो पहली कैबिनेट मीटिंग में यही फैसला किया जाएगा। 2006 के बाद राज्य के विभिन्न विभागों में तैनात हुए करीब 1,74,000 कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि इस मांग को लेकर वो आर पार की लड़ाई करेंगे। उनका साफ कहना है कि उन्हें केंद्र की एनपीएस योजना को लेकर कोई रुचि नहीं है, उन्हें सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिलनी चाहिए। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। ओपीएस की वजह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, जिसकी सबसे ज्यादा टेंशन हरियाणा में बीजेपी सरकार में सहयोगी जेजेपी को दिखती है। दूसरी तरफ बीजेपी ओपीएस की बजाय एनपीएस पर अड़िग नजर आती है। हरियाणा में बीजेपी ओपीएस या एनपीएस को लेकर कोई बड़ा फैसला आखिरकार क्यों नहीं ले पा रही? आखिरकार पेच फंसा है तो कहां पर? जानने के लिए ये रिपोर्ट देखें। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम का जिन्न बाहर आ गया। ओपीएस की वजह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सत्ता छिन गई। इसकी सबसे ज्यादा टेंशन हरियाणा में बीजेपी सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी को ही रखी है। बीजेपी का रुख क्लियर है कि वे ओपीएस की बजाय एनपीएस पर ही अड़िग है।
हरियाणा में बीजेपी ओपीएस या एनपीएस को लेकर कोई बड़ा फैसला लेती है तो उससे बीजेपी शासित दूसरे राज्यों की सरकारों पर भी दबाव पड़ेगा। देश में 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा और सहयोगी दल की सरकारें अभी हैं। ऐसे में इन राज्यों में भी कर्मचारी ओपीएस को लेकर मांग तेज कर देंगे, जिससे आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हरियाणा में लगभग 2,85,000 कर्मचारी हैं और 2,62,000 संख्या लगभग पेंशन लेने वालों की है। तो ये कितना बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए? क्या ये चुनाव और राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का दम रखता है और ये गठबंधन को कितना इफेक्ट कर सकता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाला है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जहां हमने बताने की कोशिश की कि ओपीएस पर क्या दिक्कतें हैं और बीजेपी लगातार कह रही है कि ओपीएस को लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस बहुत से राज्यों में कर चुकी है। हालिया एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है और इसे लेकर आज भी हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई कि जो ओपीएस को ऑप्ट करना चाहता है 2003 के बाद से लेकर वो कर सकता है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। बीजेपी से सत्यव्रत आर्य हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आप, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से केवल ढींगरा हमारे साथ, आप भी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ विजेंद्र धारीवाल जुड़ रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष है पेंशन बहाली संघर्ष समिति के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ एस जोगटा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं हिमाचल की तरफ रुख करूं उससे पहले विजेंद्र धारीवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और समझना मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आज 3 सदस्यीय कमेटी के साथ आपकी बातचीत थी, कितनी देर तक ये बातचीत चली, इस बातचीत के दौरान क्या कुछ हुआ, वो हमारे दर्शकों को जरा बताएं। नमस्कार। सूर्य टीवी जो हमारे इस मुद्दे को उठा रहा है, आज जो आपको जैसे कि पूर्व में विदित है कि 19 फरवरी को हमने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, सरकार द्वारा लाठियां हमारे ऊपर भांजी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हमारे बहुत से साथियों को चोट भी लगी। उसके बाद मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ हमारी 20 तारीख को मीटिंग हुई, तो वहां पर फैसला हुआ कि जो सरकार के 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है बड़े अधिकारियों की, वो अधिकारी अपने आंकड़े लेकर हमारी टीम के साथ वार्ता करेंगे और वहीं पर एक कोई इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हुआ वही जो पहली मीटिंग में हुआ था। इस बार भी अधिकारियों के पास कोई आंकड़े नहीं थे, वो बार बार इसमें कुछ बदलाव करने के लिए हमारे से सुझाव मांगने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने हमारा क्लियर स्टैंड है कि हमें केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और जो नई पेंशन स्कीम है वो केवल एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, और जिसमें हमारा 60% हमें रिटायरमेंट के बाद देने के बाद जो 40% जो हमारा अमाउंट बचता है उससे पेंशन पॉलिसी जो एन्युटी पॉलिसी हमें दी जाती है उसका ब्याज मात्र ही पेंशन के तौर पे दिया जा सकता है। तो आप हमारे अमाउंट के ब्याज को पेंशन किस तरह से बताया जा सकता है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि पुरानी पेंशन नीति जो कर्मचारियों और अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है वो कर्मचारियों को लौटाई जाए। दूसरी बात, जो बार बार एक सरकार की तरफ से राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है कि इससे देश और प्रदेश के ऊपर इतना बड़ा भार होगा कि 2030 तक ही देश दिवालिया हो जाएगा, इसको लेकर एक भी आंकड़ा सरकार और इनके अर्थशास्त्रियों के पास नहीं है जो इस चीज को प्रूव कर सके। लेकिन हमारे पास 1985 से लेकर आज तक के आंकड़े हैं कि सरकार के पास हरियाणा स्टेट के रिवेन्यू का केवल 7 से 8% ही कर्मचारियों की पेंशन के ऊपर खर्च किया जा रहा है। और ये आंकड़ा पहले भी इतना था और आज भी इतना है। जिस तरह कर्मचारियों की पेंशन बढ़ रही है उसके साथ साथ स्टेट का रिवेन्यू भी बढ़ता है, तो हम इसको एवरेज अगर काउंट करते हैं तो एवरेज तो बढ़ी ही नहीं। ठीक है विजेंद्र जी, मैं एक सवाल इसमें कर लेता हूं कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देना है तो 2003 से लेकर अब तक कितने ऐसे कर्मचारी इसमें बनते हैं, कुछ गणित आपने भी किया होगा, और कितना उसका जो बोझ है वो प्रदेश पर पड़ेगा, अगर बोझ उसे कहें, और अगर हम समझना चाहें, आम आदमी समझना चाहे कि कितने लोग ऐसे हैं जो उसके बाद से लेकर सरकारी नौकरियों में आए, जो नए लोग अब आ रहे हैं, और कैसे मुमकिन हो पाएगा ये कि जो एनपीएस में है उन्हें ओपीएस में कन्वर्ट करना है, कितना खर्चा ये बैठेगा? देखिए, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, लगभग 1,64,000 के आसपास हमारा एनपीएस का कर्मचारी है और उनके वेतन का 10% और सरकार अपने खजाने से जो कि आम करदाताओं का पैसा है वो 14% उसमें मिलाकर उसको पीएफआरडी के माध्यम से बाजार के अंदर इन्वेस्ट करती है। लेकिन वहां से निश्चित रिटर्न और निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। हमने सरकार के सामने अपने आंकड़े रखे कि सरकार जो 14% आज हमारा दे रही है
इसी पैसे को, और अब तक हमारा जो NSDL के पास लगभग 15,000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है, इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर उस पैसे को अगर सरकार अपने रिवेन्यू अपने खजाने में ले लेती है और इस पैसा जो ये 14% हर महीने दिया जाता है, इसको वहीं पर हरियाणा प्रदेश अपने पास सरकार मैनेज करती है, तो केवल इसी पैसे से कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी जा सकती है। उसके लिए अलग बजट का प्रावधान करने की या अलग भार की जरूरत नहीं है। जो NPS पे आज खर्च किया जा रहा है उसी पैसे से दी जाएगी। दूसरा कि जो NPS की कटौती है हमारी, जब तक हमारी सर्विस है 25 से 30 साल तक की सेवा, तब तक ये कटौती होती है, लेकिन जब कर्मचारी रिटायर होता है तो 10 से 15 साल तक मैक्सिमम ओल्ड पेंशन का लाभ ले पाता है। तो सरकार के सामने हमने ये सारी बातें रखी कि NPS में जो जितना खर्च किया जा रहा है NPS नेशनल पेंशन सिस्टम में, उसी पैसे को सरकार अपने पास रखकर उसी पैसे से ही ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। जो ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि उसके लिए अलग से बड़ा बजट देना पड़ेगा या सरकार के ऊपर भार होगा, देश दिवालिया हो जाएगा, ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगा। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत आर्य हमारे साथ है। सत्यव्रत जी, अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने तो आंकड़ों के जरिए भी समझा दिया अपनी टेक्निकलिटीज, मजबूरियां और 60 के बाद क्यों पुरानी पेंशन दी जाए, वो तर्क यहां पर दे दिए। बीजेपी का इस पर क्या डिफेंस है और क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 3 सदस्यीय कमेटी के साथ बातचीत की जो कोशिश है वो हो रही है। चलिए सत्यव्रत जी, आपकी आवाज वापस मुझ तक नहीं पहुंच रही है, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। वापस मैं आपके पास लौटूंगा, आपसे जवाब जरूर लूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेता हूं। SS जोगटा हमारे साथ है, आप प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है। जोगटा जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कर दिखाया और आज भी एक बड़ा फैसला इस बाबत होता हुआ नजर आया, तो जरा दर्शकों को समझाएं कि OPS कितना बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को कैसे पार किया कांग्रेस पार्टी ने। जी धन्यवाद। पहले तो मैं आपके सूर्य समाचार का न्यूज चैनल का धन्यवाद करूंगा, और दूसरा धन्यवाद मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का करूंगा, और साथ में पार्टी हाईकमान खासकर प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने 10 गारंटियों में से एक महत्वपूर्ण जो गारंटी थी वो OPS बहाली का था, और जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। उनका जो कंट्रीब्यूशन कटता था अभी तक NPS के तहत, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद कटना बंद हो जाएगा, और ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और इस फैसले से ये होगा कि प्रदेश में तो है ही है, पूरे देश में इसका जो एक मैसेज है वो जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। आज वो एक ऐतिहासिक फैसला जो सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया है, उसमें चारों तरफ जो है 1,36,000 जो NPS के कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो तो है ही है, लाभान्वित होंगे। और पूरे जो उनके जो बाल बच्चे हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो NPS के रहते, अगर वो रिटायर हो रहे होते, कुछ हो भी गए हैं, तो शायद उनका जो गुजर बसर जो है बहुत मुश्किल होता। तो आज ये ऐतिहासिक फैसला जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और प्रदेश की जो सरकार है बाकी गारंटियों के ऊपर भी इसी तरह काम करती रहेगी। और ये जो पैसा है, जब देखिए भाजपा सरकार ने ये किया कि जो जैसे 14% सरकार देती थी और 10% इंडिविजुअल को एम्प्लॉय का कटता था, और टोटल 24% होता था, तो उनको एक इंडियन सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उनको ऑथराइज कर रखा था भारत सरकार ने, जस्ट टू सर्कुलेट द मनी इन ओपन मार्केट। और मतलब कर्मचारियों को नहीं देना, मतलब लालों को दे देना, कंपनीज को बांट देना। वो पैसा जो है आज भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है, और वो 1632 करोड़ के आसपास है। जबकि एनुअल अगर पेंशन देनी है कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो कम से कम 150 करोड़ के आसपास लगती है। 1632 करोड़ खर्च होता था, पहले जमा होता था 14% एक और 10% एक। अब जो हिमाचल प्रदेश सरकार को बजटरी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उन्हीं में से जो है इनका पैसा फिर भी बचता है पेंशन दे करके भी। तो अभी आज हालिया में हिमाचल प्रदेश की जो कैबिनेट माननीय सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है, उसमें जो केंद्र के पास और ISDL जो कंपनी है, उनके पास जो 8,000 करोड़ रुपया हमारा पेंडिंग है,
उसको मांगने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है और भारत सरकार से इसका एक मेमोरेंडम भेजा जाएगा कि ये जो पैसा है वो प्रदेश को वापस किया जाए, ये कर्मचारियों का पैसा है और ताकि वो उनके जीप प्रोविडेंट फंड में जमा करवाया जा सके और जो सरकार का 14% है वो सरकार को वापस जाया जाए, मतलब जाए सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार को, ताकि उनका भी 4 पैसे जो उनके खजाने में आ जाए उन पैसों का, क्योंकि वो भारत सरकार का पैसा नहीं है और वो मैंडेटरी है, दे हैव टू रिटर्न। ठीक है जोगटा जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगा और मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं, फिर मैं आपसे ये भी समझूंगा कि जो एनपीएस के तहत जॉब पर लगा उसे कैसे ओपीएस मिल पाएगा, वो फॉर्मूला क्या था ताकि हरियाणा के लोगों के लिए भी वो एक चमत्कार के तौर पर काम कर पाए, क्योंकि आप ये कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत आर्य जी को अब मेरी आवाज शायद मिल पा रही है। सत्यव्रत जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ विजेंद्र धालीवाल जी और उनकी तरफ से कहा गया कि आज भी हमने बात करी लेकिन कुछ कंक्रीट निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो बीजेपी अब कैसे पुरानी पेंशन को लेकर अपनी रणनीति तय करेगी, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा के भी विधानसभा के भी, लोगों के बीच में तो जाना है और लोगों के बीच में इस गंभीर समस्या के साथ जब जाएंगे तो फिर लोग सवाल जवाब तो करेंगे। ये बात कह रहा है कि कांग्रेस का ओपीएस और एनपीएस के माध्यम से आई, ये भ्रम है। और ऐसी स्थिति में मतगणना के दौरान था, दोपहर तक ऐसी स्थिति नहीं थी। किन आंकड़ों से और किन तथ्यों से, किन आधार पर ये कहते हैं कि ये सरकार इसलिए पलट गई, इसके राजनीतिक मायने और माइनस प्लस जो करे वो करे। मेरा विषय जो है कहने का कि इसमें कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है कि जब नुकसान पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कर्मचारी के हित में उसके पैसे का प्रयोग करना है तो कोई विषय नहीं है, क्योंकि सरकार का पैसा जो है वो कर्मचारी का हक का है, वो ऐसे मिले कि ऐसे मिले, ये एक प्रक्रियागत काम है। लेकिन हिमाचल के लोग जो देश भर के लिए आइडल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी भूल है। उनसे पहले तो राजस्थान के लोगों ने घोषणा क्या वहां जाके पूछ ले, और वो कह रहे कि हमने लागू कर दी, और वो कह रहे हैं हमने पहले लागू कर दी, और वो कहा है धरातल पर लागू कहाँ होती है। ये झूठ का बवंडर है और कांग्रेस ओछे हथकंडों से सत्ता हथियाना चाहती है। बात तो विषय ये है कि ये जब सत्ता में होते हैं तो विषय कोई नारे कोई और होते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो नारे कोई और होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हिमाचल के भी मेरे साथी प्रवक्ता और हरियाणा के भी प्रवक्ता बैठे हैं, ये निर्णय उस समय राष्ट्रीय सरकार, भारत सरकार, कांग्रेस चलिए सत्यव्रत जी, पॉइंट आपका आया है लेकिन मैं वापस आपकी तरफ रुख करूंगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्लीज इसे दुरुस्त करें, क्योंकि बीजेपी से भी हम पूछेंगे कि अगर वो इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो फिर कब तक करेंगे, अगर नहीं करने वाले हैं तो फिर इसका उनके पास काउंटर क्या रहने वाला है। केवल ढींगरा जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। केवल ढींगरा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी बयान आया कि एक लाइन में बात होनी चाहिए कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में इसे पास कर दिया जाएगा। ये बात लगातार कही जा रही है और हो भी क्यों ना, हिमाचल प्रदेश में उस तरीके की स्थिति दिखती है। देखिए, हेलो, सरकार की नीयत और नीति पे बात है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार की नीयत जो लोगों को पेंशन देने की नहीं है, सरकार की नीयत कर्मचारियों को पक्का करने की नहीं है, सरकार की नीयत सरकारी कर्मचारी को भर्ती करने की नहीं है, सरकार की नीयत कौशल रोजगार के थ्रू कच्ची भर्ती करने की है, सरकार की नीयत अग्निवीर की तरह कच्चे फौजी भर्ती करने की है। सरकार की नीयत जो है, कोई भी पक्का कर्मचारी पूरे देश के अंदर नहीं होना चाहिए, वो नीति है। तो उस नीति के अंदर सरकार कैसे पेंशन की बात करेगी? ये कांग्रेस की सरकार है जो आगे बढ़कर, आगे आकर और लोगों के हित का काम करती है, लोगों की बात सुनकर काम करती है। बीजेपी की सरकार ना तो लोगों की बात सुनती है, ना लोगों के हित की काम करती है। बीजेपी करती है मन की बात और कांग्रेस करती है लोगों की बात।
अब इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आपकी नियत ही नहीं है तो आप इधर उधर घुमाओगे बातों को, और ये आपको घुमाते हुए सारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो दिख जाएंगे और ये कहेंगे जी हम हरियाणा में। अरे भाई, हरियाणा में करोगे तो सेंटर को भी करना पड़ेगा, बाकी राज्यों में भी करना पड़ेगा, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। इनकी नियत में खोट है। जिनकी नियत में खोट, चलिए ठीक है ढींगरा जी, मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट जरा दिखा देता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम दरअसल थी क्या। देश में इन दिनों पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लंबे समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और अब यह मांग राज्यों के चुनावों में बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आती है। पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना कही जाती रही। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में फर्क क्या है। देश की सियासत में इन दिनों बस पुरानी पेंशन बहाली की गूंज सुनाई दे रही है। देश की संसद से सड़क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर पकड़ती जा रही है। कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। दरअसल साल 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से ही पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग तेज होने लगी है। साल 2013 के बाद से देश के लाखों कर्मचारियों का संघर्ष अपने चरम पर है और पुरानी पेंशन को लेकर देश में हल्ला मचा हुआ है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2004 को तत्कालीन केंद्र सरकार की ओर से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी और ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था। न्यू पेंशन स्कीम लागू करने से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का फायदा दिया जाता था। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अंतिम वेतनमान का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था। यानी अगर कर्मचारी 60 वर्षीय की आयु में 80,000 रुपए के वेतनमान पर रिटायर हुआ है तो उसे 40,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी। साथ ही पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के सेवाकाल का कोई असर नहीं पड़ता था। इसके अलावा पेंशन धारक की मृत्यु पर पेंशन धारक की पत्नी को भी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाता था। केंद्र सरकार की ओर से साल 2004 में सरकारी खजाने पर अधिक बोझ पड़ने का हवाला देते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था। चलिए अब आपको तफसील से समझाते हैं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम में क्या फर्क है। पुरानी पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम। जीपीएफ की सुविधा। जीपीएफ की सुविधा नहीं, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं, प्रति महीना 10% कटौती, रिटायरमेंट पर 50% पेंशन, निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं, रिटायरमेंट पर ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट पर भत्ता खत्म, सेवाकाल में मौत पर पेंशन और नौकरी, पारिवारिक पेंशन नहीं, हर 6 महीने पर लोन लेने की सुविधा, लोन की सुविधा नहीं, महंगाई वेतन आयोग का लाभ, कोई लाभ नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन धारक की मृत्यु की स्थिति में परिवार को पेंशन का लाभ दिया जाता था, लेकिन नई पेंशन योजना लागू होने के बाद इस सिस्टम को बंद कर दिया गया है। नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन धारक की मृत्यु होने पर एन्युटी प्लान के तहत नामित को पूरा पैसा दिया जाता है और पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलता। ओपीएस और एनपीएस के इसी फर्क को लेकर कर्मचारी काफी खफा हैं और वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो ये हमने आपको पंक्तिबद्ध तरीके से बताया कि ओपीएस और एनपीएस में क्या फर्क है और शायद इस फर्क के कारण ही लगातार ओपीएस बहाली की मांग होती हुई नजर आती है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमाचल में इसका इंपैक्ट कैसे रहा और अब हरियाणा में आने वाले चुनावों को देखते हुए इसका इंपैक्ट क्या रह सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चा लगातार जारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह,
पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युइटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बात और चर्चा हो रही है ओपीएस पर। एक रिपोर्ट आपको और दिखाएंगे। पुरानी पेंशन योजना राजनीतिक पार्टियों की फेवरेट लॉलीपॉप बन चुकी है, जिससे वो जनता को रिझाते हैं। जब भी चुनाव आते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गर्मा जाता है। पिछले कुछ समय से हमने राज्यों के विधानसभा चुनावों में ये तस्वीर लगातार देखी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगभग हर विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रही है। आखिरकार वो कौन कौन से राज्य है जहां पर ओपीएस लागू है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावने वादों का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ उनके वादों का असर सरकार के खजाने पर पड़ता है। इस समय देश की ज्यादातर राज्य सरकारें भयंकर कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं। उसके बाद भी सरकारें आर्थिक हालात सुधारने की बजाय चुनावी नफा नुकसान को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने में लगी हैं। ये हालात कहां जाकर रुकेंगे, इसका किसी को भी मालूम नहीं है। गैर कांग्रेस शासित राज्यों ने हाल के दिनों में ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा मुद्दा बनाया है, जिसे वो वोट बैंक के तौर पर देख रही हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे ज्यादा हवा कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटों के साथ जीत हासिल की। बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ दें तो कांग्रेस के पक्ष में ओपीएस ने काफी अच्छा माहौल तैयार किया। कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा चुनाव कैंपेन ओपीएस के इर्द गिर्द ही रखा और पार्टी को उसका फायदा भी मिला। वहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में भी ओपीएस के मुद्दे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। लगभग सभी राज्यों में एनपीएस लागू थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया। उधर आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में नई पेंशन व्यवस्था को बंद करने की घोषणा कर दी। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अर्थशास्त्री पुरानी पेंशन व्यवस्था को राजकोषीय नीति के रूप में सही नहीं मानते हैं। To defer to the views of experienced former policymakers like Mr. Montek Singh Ahluwalia, who have already opined on this matter. So, and RBI also has expressed its concern. So it is difficult for me to add to anything more than what Mr. Montek Singh Ahluwalia, or for that matter, what RBI has said. This may temporarily save cash flows for the state governments, but obviously it postpones the problem to a future date and makes the fiscal situation somewhat. वहीं कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि कई राज्यों में ओपीएस का मुद्दा काफी अहम है और वो मतदाताओं के सामने इसे वादे के रूप में रखेंगे और पार्टी की सरकार बनने के बाद लागू कराएंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये हमने आपको अलग अलग रिपोर्ट्स दिखाई और इन रिपोर्ट्स को दिखाने का मकसद ये है कि आप 360 डिग्री समझ पाएं कि ओपीएस अगर लागू करना है तो उसके लिए क्या टेंशन्स है, उसके लिए क्या चैलेंजेस है और उन चैलेंजेस को पार करते हुए सरकार को ये तमाम चीजें करनी होगी अगर इंप्लीमेंट करना है। विजेंद्र धालीवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र धालीवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं समझना चाह रहा हूं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लोग अभी भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और जो एनपीएस के तहत लोग सरकारी नौकरी अभी कर रहे हैं, ये कितने टोटल हम कहें कि लोग हैं जो अभी कार्यरत है नौकरियों में, और आपको क्या दोनों का समर्थन है? यानी जो ओपीएस के लोग जो ओपीएस में ऑलरेडी लाया करते हैं, क्या उनका समर्थन भी आपको मिल रहा है? लाजमी है एनपीएस में जो है उनका समर्थन मिल रहा होगा। बिल्कुल,
हरियाणा प्रदेश में अगर अब टोटल कर्मचारियों की अगर संख्या की बात करें तो 1,64,000 हमारा एनपीएस का कर्मचारी है और 1 लाख के लगभग हमारा पुरानी पेंशन नीति का कर्मचारी है जो ऑलरेडी पुरानी पेंशन ले रहा है। लेकिन जो पेंशन आंदोलन है इसमें हरियाणा प्रदेश के तमाम कर्मचारी, चाहे वो एनपीएस का कर्मचारी है चाहे पुरानी पेंशन नीति का कर्मचारी है, हर कर्मचारी इस पेंशन आंदोलन में सहयोगी है। और न केवल कर्मचारी, इवन हरियाणा प्रदेश के जितने भी कर्मचारी संगठन है वो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा 19 फरवरी को हमारे 50,000 से ज्यादा कर्मचारी पंचकुला के अंदर एकत्रित हुए थे, तो उसके अंदर ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन और सभी विभागों के तमाम कर्मचारी उसमें एकत्रित हुए। और हमारा मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिस तरह बार बार एक चीजें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या अन्य पार्टियों के प्रवक्ता वो इसको राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं अपने लाभ हानि के लिए, लेकिन ये कर्मचारी के लिए उसके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कर्मचारी को अपना भविष्य देखना है, इसलिए कर्मचारी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार से की बात करूं, हरियाणा अभी लगभग 1 साल का समय यहाँ पर चुनाव का बचा है, तो हम तो मांग तो हरियाणा प्रदेश की सरकार से कर रहे हैं, तो वो हमारी मांग को समझे, हमारी सेवा का सम्मान करेगी। जो 30 से 35 साल हम सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और कर्मचारी किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है या कर्मचारी किसी एक राजनीतिक दल के साथ नहीं है। कर्मचारी केवल सरकार की नीतियों को लागू करने का काम करता है और मांग भी अगर करेगा तो वो सरकार से ही करेगा। विजेंद्र जी, मैं समझना चाह रहा हूं क्योंकि हरियाणा में भी तकरीबन 20 महीने का समय चुनावों में, और अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो तकरीबन साल भर का वक्त वहां पर बचा है। क्योंकि आपने भी इसे एनालाइज किया होगा, आर्थिक तौर पर मैं समझना चाह रहा हूं कि कितना पॉसिबल ये है कर पाना, और दूसरा ये कि क्या अगर सेंटर करता है तो इसे अडेप्ट करना हर किसी के लिए आसान होगा, या फिर जो एनपीएस में है अगर वो ओपीएस में आता है तो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि जो पैसे अभी कट रहे हैं, जो पैसे ओपीएस में कटने हैं उसमें कुछ वेरिएबल का फर्क होगा। क्या वो आने वाले वक्त में जब आप पेंशन की उम्मीद करते हैं बुढ़ापे में, कहीं वो दिक्कत तो नहीं करेगा? उन तमाम पहलुओं पर भी क्या आपकी बातचीत हुई है किसी से? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो पेंशन वेतन भत्ते देना वो स्टेट गवर्नमेंट का ही काम है। वो आर्टिकल 309 के तहत इसमें प्रावधान है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल हर फैसला ले सकती है कि वो अपने स्टेट गवर्नमेंट को कितनी पेंशन देगी, कितना वेतन देगी, कितने भत्ते। अब ये जो बार बार एक सवाल निकल के आ रहा है कि जो पीएफआरडीए में हमारा पैसा जमा है हरियाणा प्रदेश की, अगर मैं बात करूँ लगभग 15,000 करोड़ रुपए जमा है, कि उसको वापिस नहीं किया जा रहा। ये पीएफआरडीए के माध्यम से जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी, वो एक निर्मला सीतारमण जी, ये केवल एक पेच फंसाने का एक तरीका उन्होंने निकाल लिया। वरना हमारे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर थे और उनको पुरानी सर्विस का जब लाभ देकर ओल्ड पेंशन में लाया गया एनपीएस से, तो पीएफआरडी ने उनका पैसा लौटाया है। उन कर्मचारियों का पैसा जो अपना 10% था शेयर, उसको जीपीएफ में कन्वर्ट कर दिया गया और जो सरकार का शेयर था उसको विभाग को या सरकार को दे दिया गया। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं आपके पास क्योंकि और मेहमान भी है, उनका भी रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत जी, आप भी तमाम इन बातों को सुन रहे होंगे। कुल मिलाकर विजेंद्र धारीवाल जी कह रहे हैं, जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष है हरियाणा में, कि अगर सरकार चाहे तो किया जा सकता है। इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इस मसले को बना दिया जा रहा है। और वो साथ ही साथ ये भी ऐड कर रहे हैं कि पॉलिटिकली हम किसी भी दल के साथ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि भला हो हमारा और हमारे परिवार का। देखिए, जिस विषय को लेकर चल रहे हैं वो एक पक्ष के लिए लेकर चल रहे हैं। उनके सामने केवल अपना परिवार के अलावा अगला कोई उनका ध्येय नहीं है, कोई टारगेट भी नहीं है। और सरकारें जब सोचती हैं तो पूरे प्रदेश के लिए सोचती हैं। कितने प्रतिशत कुल आबादी का कर्मचारी है और ऐसे कितने लोग हैं जो कर्मचारियों से निम्न स्तर की जिंदगी जीते हैं? क्या देश इस बात के लिए तैयार है? क्या कर्मचारी इस बात को सोचेंगे कि एक तरफ हो वो आसमान को छूती तनख्वाहें और वेतन हो और एक तरफ ऐसे लोग हों जो मेरी जिंदगी जीने के लिए? पैसा जनता का है, जनता को किसी न किसी माध्यम से सरकारों को देना है। सरकार के अंदर बैठे व्यक्ति यदि राजनीतिक घाट पर अपना पैसे अपने ऊपर खर्च करते होंगे तो विषय अलग जाता है। लेकिन जब एक वर्ग को ऐसा है जिसके पास सर ढकने के लिए जगह नहीं है, कितने परिवार हैं जिनको अभी मकान बना देना है, कितने लोग हैं जिनको अभी हम सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर उनको मात्र अभी 3,000 तक की भी पेंशन देने के लिए हम सत्यव्रत जी आपने सुना होगा कि मैंने विजेंद्र धालीवाल जी से एक आंकड़ा पूछा ओपीएस का और एनपीएस का,
2,64,000 परिवार सीधे तौर पर जुड़ते हैं जब 2,64,000 कर्मचारी ओपीएस और एनपीएस के तहत जो इस वक्त सेवाएं दे रहे हैं। इतने बड़े आंकड़े को क्या नजरअंदाज कर पाएगी सरकार? आप एक तो बात को पूरी रखने दो। मैं पहली बार आपके चैनल पर आया हूं और किस प्रकार डिबेट कर रही है मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए पहले तो बात रखें। एक तो आप आवाज का नाम देकर और अभी तक मेरा समय नहीं दिया, उस आवाज नहीं आ पा रही, आवाज नहीं आ पा रही। आप मुझे लगता है कि प्रोपेगेंडा के तहत एक ही विषय को और एक ही व्यक्ति को बुलाकर एक माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। इससे आप बचे, जिससे लोगों को विषय पहुंचे। सत्यव्रत जी आपको बकायदा वक्त दिया है और आप डिबेट देख लीजिएगा। आपकी आवाज में दिक्कत आ रही थी इसलिए आपको रोका था। आपको पूरा मौका दे रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाया है। आप अपनी बात पूरी करें और बात रखें अपनी। आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अभी भी आप उस बात को सुनने के लिए, लोगों को बताने के लिए तैयार नहीं है। देश की आबादी का या हरियाणा की आबादी का कितना प्रतिशत कर्मचारी है और मैक्सिमम सरकारें करेंगे तो कितने प्रतिशत को सरकार की नौकरियां देंगे, और उसके बाद बचने वाली जो जनसंख्या है उसका कुछ रेख स्वास्थ्य का, मकान का, उनके और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति सरकार के अधीन जो रहते हैं या सरकार जिन सरोकारों के ऊपर रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहती है, उन विषयों को लेंगे कि नहीं लेंगे? केवल एक बिंदु, आज यदि वर्ग संघर्ष की ओर ये देश बढ़े, क्योंकि कांग्रेस का काम केवल वर्ग संघर्ष करवा के और सत्ता के ऊपर काबिज रहना हुआ। उसने देश के नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, न उसके अंदर कोई सामाजिक सरोकारों से बात लेकर चले। उनको केवल वो मुद्दे चाहिए जिससे सत्ता मिल जाए। सत्ता में आने के बाद आपकी मर्यादाएं, नियम, आपके नारे, आपकी व्यवस्थाएं अलग होती है, और सत्ता के जाने के बाद आपकी मर्यादाएं, आपकी बातचीत, आपके नारे बदल जाते हैं। क्या देश ऐसी स्थितियों से चलता है क्या? मैंने पूछा था, मैं आपने बताया, मैं कांग्रेस के हरियाणा और हिमाचल के प्रवक्ताओं ने बताओ कि जिन चोरियों के आधार पर देश के अंदर ये एनपीएस लागू हुआ था, कांग्रेस ने कोई विशेषज्ञ समिति बनाई क्या? उसकी रिपोर्ट आई क्या? उन्होंने घोषणा की कि हमारी गलती थी, हमने वो गलती की और अब उस गलती को प्रस्ताव हम वापिस कर रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है। जनता क्या चाहती है, जनता कैसे चाहती है, हम जनता के आधार पर शासन करेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी को भी तो लोग वोट लेकर सत्ता में लेकर आते हैं, या भारतीय जनता पार्टी किसी और प्रकार से आई? आपकी सत्ताओं में तो इमरजेंसी लागू करके जबरदस्ती देश के ऊपर शासन करने की प्रवृत्ति भी रही है। भारतीय जनता पार्टी के तो देश प्रदेश में ऐसा कोई नेता भी नहीं रहा जिसकी ये हाथ हो कि मैं देश के ऊपर शासन करूं। वो शासन नहीं, देश की व्यवस्था को बदलने के लिए आए। और यदि फिर भी मैं यदि विजेंद्र जी की बात को लेकर चलूं कि यदि, चलिए ठीक है सत्यव्रत जी, अब आपने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब भी जरा ले लेते हैं, और कम से कम ये आरोप आप नहीं लगाएंगे कि वक्त आपको नहीं दिया है। केवल ढींगरा जी, आपने सुना सत्यव्रत जी को भी, और वो कह रहे हैं कि सत्ता में जब आप होते हैं तो कुछ और बातें होती है, सत्ता के बाहर जब आप होते हैं तो कुछ और बातें होती हैं। देखिए, अभी बात चल रही थी भयंकर कर्जा जो लिया हुआ है, मैं उसी पे ही बात कर रहा हूँ। भयंकर कर्जा जो है कर्जा किसने लिया है? जहां बीजेपी की सरकार है वहां भयंकर कर्जा लिया जा रहा है। प्रदेश, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, जहां बीजेपी है वहां पे इतना बड़ा कर्जा लिया जा रहा है। आप इस बात का आकलन कीजिए कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं बेहिसाब से कर्जा लिया जा रहा है। हरियाणा की मैं आपको बात बता देता हूँ, 60,000 कर्जा था 2014 में। आज के टाइम पे 3.5 लाख करोड़ कर्जा है। तो 60,000 और 3.5 लाख करोड़, आप समझे कितना कर्जा लिया। और 60,000 करोड़ की 1966 से लेके और 2014 तक 60,000 करोड़ कर्जा था। आज 3.5 लाख करोड़ लोगों के पास पता है। अरे भाई साहब, आपने अपना बोल दिया ना, आंकड़े बोल रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा के ऊपर, जो कि आपकी बीजेपी की 8 साल की सरकार ने लिया। 3 लाख करोड़ कर्जा लिया, वो पैसा कहाँ गया? वो कहाँ डूबा? की सरकार ने 100 लाख करोड़ कर्जा लिया, वो पैसा कहाँ गया? वो डूबा क्यों आपने? इसका जवाब देना पड़ेगा। सत्यव्रत जी, ढींगरा जी, एक एक करके बोलते हैं, किसी की बात समझ नहीं आएगी दर्शकों को।
मैं बोलता रहा हूँ, ये जानबूझ के बीच में आके काम करती है बीजेपी सरकार, क्योंकि 100 लाख करोड़ जो इन्होंने कर्जा लिया है, इस समय कांग्रेस की सरकार आएगी। ठीक है सत्यव्रत जी, लौटूंगा आपके पास। आप ही के सवाल पर जवाब दे रहे हैं। ढींगरा जी पूरा करें, फिर हिमाचल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। कर्जा कैसे लिया आपने इतना, और पैसा कहाँ खर्च हुआ? दूसरी बात और कहता हूँ मैं, ये अभी बात कर रहे थे मकान बनाकर हमने देने हैं, 3,82,000 हुड्डा साहब की सरकार के टाइम पे हमने मकान बना के गरीबों को दिए हैं। इन्होंने एक मकान भी नहीं लिया, झूठ बोलते हैं। 8 साल के अंदर एक भी मकान नहीं बनाया। हमारे टाइम के अंदर 3,82,000 मकान दिए हैं। ये झूठे प्रवक्ता है, आंकड़े पेश करते हैं, उसकी बात टीवी पर रखते हैं। ये ऐसे शरारती बीजेपी कौन है, पूरे देश को खाने का काम कर रही है। ढींगरा जी ओपीएस पर आते हैं। उसके लिए वो पीएम आवास योजना कह देंगे और अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं। देखिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं, जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आज उन पर चर्चा हो रही है। ढींगरा जी उस पर रहते हैं, उस पर अपनी बात पूरी कीजिए, और प्रवक्ताओं के पास भी जाऊंगा। सत्यव्रत जी सुन लेते हैं ढींगरा जी को, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ढींगरा जी पूरा करें। एक मिनट सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, देश प्रदेश का ये कर्जा खा ले, इसीलिए तो ओपीएस की बातें कर रहे हैं। इतना पैसा नहीं है, इतना वो नहीं है। 8 साल के अंदर 3 लाख करोड़ गायब हो गया हरियाणा सरकार का, 100 लाख करोड़ सेंट्रल सरकार का गायब हुआ है। और जहां जहां बीजेपी सरकार की स्टेटें हैं, कर्जा ले लेकर सारा स्टेटों का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। और उसके बाद कहते हैं कि हमने घर बना के देने गरीबों को। एक घर नहीं बनाया हरियाणा के अंदर। 3,82,000 हुड्डा साहब की सरकार ने घर बना के दिए लोग, गरीब लोगों को। इन लोगों ने एक भी मकान नहीं दिया, झूठ बोलते हैं। और सुनिए, इस समय ओपीएस का मुद्दा लोगों का मुद्दा है। हम लोगों की बात सुनते हैं, हम सरकारें चुनी जाती हैं लोगों के द्वारा, लोगों की बात सुनकर हम लोगों को ओपीएस देना चाहते हैं। हम अपने मन की बात नहीं करते, जैसे मोदी जी बैठ के हर रोज मन की बातें करनी शुरू कर देते हैं। अब तो लोगों की बात करनी चाहिए, मन की बात से काम नहीं चलता, लोगों की बात सुनकर काम चलता है। ऐसे झूठे प्रवक्ता, ऐसे झूठे बीजेपी के लोग, इस तरह से झूठी बात करने वाले लोग, आवाज और मर्यादा का ध्यान रखो, मर्यादा का ध्यान रखो। अभी तो हमारा देश का 8 साल से बेकार हो गया। नहीं ढींगरा जी, देखिए ढींगरा जी क्योंकि आवाज सबको कुछ डिले में जा रही है। शब्दों की मर्यादा को देखते हैं, किसी को भी झूठा नहीं कहते, किसी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ढींगरा जी नहीं, सत्यव्रत जी मैं कह रहा हूँ आपसे पहले मैंने उसी बात का जिक्र किया है। मैं हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख कर लेता हूं और फिर सत्यव्रत जी मैं आपके पास आता हूं। हिमाचल प्रदेश की तरफ मैं रुख कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएस जोगटा जी। आप जरा ये समझा दें कि जो ये क्रांतिकारी कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया, उसके तहत कब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी? क्लैरिटी के साथ थोड़ा सा बताइएगा कि कब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लोगों को मिलनी शुरू होगी, क्योंकि जब कोई रिटायर होगा तभी वो लाजमी तौर पर मिलेगी। जो लोग आने वाले 6 से 8 महीने में रिटायर हो रहे हैं या अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, क्या ओपीएस का लाभ उन्हें मिलने वाला है? क्या इस तरीके की व्यवस्था बन पाई है? क्या उस पर कागजों पर कोई बात हो पाई है? एसएस जोगटा जी। धन्यवाद। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का जो एनपीएस का जो पैसा कटता तो बंद हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि उस टाइम से ही ये शुरू हो जाएगी। और उसके बावजूद जो जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि व्यवस्था सुधारने के लिए आए थे, लेकिन अब व्यवस्था जो है पनप रही है देश में, खासकर हरियाणा हिमाचल प्रदेश में ये रहे हैं। सर एक दूसरे पर रह जाएंगे तो फिर कहीं नहीं जा पाएंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि 1 अप्रैल 2023 से एनपीएस का पैसा कटना बंद हो जाएगा। जो मेरे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन में, उनके लिए समझना चाह रहा हूं, क्या हम ये माने कि अगर कोई शख्स 5 अप्रैल को रिटायर होता है तो उसे ओपीएस दे पाने में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में कामयाब हो गई है? बिल्कुल 100%। ये तो बिल्कुल एक पॉलिसी मैटर है, कैबिनेट डिसीजन है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी 2003 के बाद जो मतलब जो एनपीएस के तहत है, उन तमाम लोगों को जो है ओपीएस के दायरे में लाया गया है। और उनको मतलब जो एनपीएस का जो पैसा कटना है वो सिर्फ 2023 के जो अप्रैल है, 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स
वो कटना बंद हो जाएगा और उनके जीपीएफ खाते जो है एजी ऑफिस हिमाचल प्रदेश के अंदर खुलवाए जाएंगे। और ये हिमाचल प्रदेश का जो आज का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है उसके तहत ये भी फैसला हुआ है। और जैसे मैंने और भी कहा है कि 8,000 करोड़ की जो लायबिलिटी जो एक ISDL जो कंपनी है भारत सरकार ने एक फ्लोट की हुई है उनसे वापस लिया जाएगा। और अगर वो आनाकानी करते हैं तो इसके लिए और कोई दरवाजे भी खटखटाए जाएंगे, लीगली चला जाएगा। तो इसलिए जो है कर्मचारियों ठीक है, जो ये जो आपने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जो 1 अप्रैल 2023 के बाद एनपीएस का पैसा कटना बंद होगा और जो अब रिटायर होंगे लोग उन्हें ओपीएस दे पाएंगे हिमाचल में, ये एक बड़ी अहम जानकारी है। और इस पर सूर्य समाचार की भी नजर रहेगी, लोगों के बीच में जाकर हम इस खबर को क्रॉस चेक भी करेंगे। अगर कोई रिटायर होता है तो उस पर भी हमारी नजर जरूर रहेगी। हमारे साथ विजेंद्र धारीवाल जी भी लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र धारीवाल जी, किस तरीके के चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं कि अगर आपको जिस हम कहें कि पेंशन बहाली की आप बात कर रहे हैं, उस पेंशन बहाली के लिए क्या काम आपकी तरफ से किए गए हैं? और क्योंकि 2.5 लाख परिवार आपके साथ है, तो क्या मजबूत खुद को महसूस करते हैं? और क्या आने वाले वक्त में आप लोगों की रूपरेखा है इस अपने आंदोलन को मजबूत करने की, आगे कैसे बढ़ने वाले हैं? सूरज जी, मैं थोड़ा समय लूंगा आपसे। एक बार सत्यव्रत जी ने जो बात कही कि कुछ प्रतिशत कर्मचारी और उनके ऊपर इतने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, मैं सत्यव्रत जी से एक बात करना चाहूंगा। कर्मचारियों की संख्या तो आपने प्रतिशत में गिनवा दी, क्या विधायकों सांसदों की संख्या को आप गिनवा सकें कितना प्रतिशत है? उनको लाखों की पेंशन, वेतन, भत्ते और इतना खर्च जो उनके ऊपर सरकार के खजाने से किया जा रहा है, क्या उससे विकास कार्य प्रभावित नहीं होते? उनकी पेंशन, वेतन, भत्तों को जब बढ़ाया जाता है, कोई कमेटी गठित नहीं की जाती, कैबिनेट में एक छोटा सा निर्णय पास कर दिया जाता है और विधानसभा में उसको पास कर लिया जाता है, और जहां कर्मचारी, किसान, मजदूर, गरीब मजदूर और किसान के बच्चे हैं जिनकी सेवा काल के दौरान केवल सैलरी ही एक जीवन यापन और बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन ही जो उनका जीवन यापन का जरिया है। दूसरा जो आपने सवाल आपने मेरे से किया कि हमारा आगामी क्या कार्यक्रम रहेगा, हम सरकार ने एक कमेटी बनाई, हम सरकार से वार्ता करते के लिए वहां पर पहुंचे। हम चाहते थे कि इसका कोई समाधान निकले, लेकिन एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने कमेटी गठित कर दी, हम बातचीत से कोई समाधान निकालेंगे, जिस तरह से दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो और उनके प्रवक्ताओं के जो बयान आ रहे हैं, इससे लगता है कि पूर्वाग्रह में ये इस मुद्दे को केवल इधर उधर घुमाने की कोशिश की जा रही है, उसका हल नहीं निकालना चाहते। हरियाणा प्रदेश का 3 लाख के आसपास जो हमारा कर्मचारी है और आने वाले जो पीढ़ी, हम ये भी कहते हैं हमारा अकेले का मुद्दा नहीं है, उन बच्चों का मुद्दा है जो गरीब किसान का बच्चा आज कठिन मेहनत करके पढ़ाई करके चाहता है कि वो सरकारी सेवा में आए, उन बच्चों का भी मुद्दा है, उस गरीब परिवार का भी मुद्दा है जो अपने बच्चे को पढ़ाकर सरकारी सेवा में भेजकर चाहते हैं कि उसकी गरीबी दूर हो। तो ये मुद्दा आम जनता का मुद्दा है और हम इस मुद्दे को आम जनता के बीच में भी लेकर जाएंगे अगर सरकार इसको बहाल नहीं करती। तो सत्यव्रत जी के पास चलता हूं। सत्यव्रत जी भी यही कह रहे थे कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी अलग अलग योजनाएं जो है वो लागू सरकार करती है। तो सत्यव्रत जी, आपने सुना यहाँ पर विजेंद्र धालीवाल जी को भी, और कुछ सवाल उनकी तरफ से उठाए गए, उनके जवाब भी आप लाजमी तौर पर देने वाले होंगे, देना चाह रहे होंगे, उन पर भी आप कह सकते हैं। और हिमाचल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा गया कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो लोग रिटायर होंगे हम उन्हें ओपीएस देकर दिखाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। सत्यव्रत जी, पूरा देखिए, ये तो वहां की सरकार बता पाएगी कि रिटायरमेंट 2003 वालों की कब है, क्योंकि 2003 और 20 साल की सर्विस है। हो सकता है 2, 4, 5 साल उसमें और भी लग जाए, हो सकता है कुछ लोग रिटायर भी होने लग जाए। वो तो एक डाटा तब आए और ये अप्रैल में देने लगे तब पता चलेगा, एक बात। दूसरी बात, मैं विजेंद्र धारीवाल जी की बात पर आता हूँ कि गरीब भैया, इस देश का हर कोई नागरिक का सरकारों का दायित्व होता है। वो गरीब का बेटा होकर सरकारी सर्विस में नहीं आता। ये भारत में पहली बार हरियाणा की सरकार। तो क्या वो विधायकों के लिए दायित्व नहीं होता? क्या एक विधायक को इतनी पेंशन मिल रही है जो पहले से करोड़पति है, हजारों करोड़ के मालिक है, उनको एक दिन की सदस्यता के बाद पेंशन बहाल कर दी गई, क्या वो दायित्व नहीं होता? ठीक है ढींगरा जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सत्यव्रत जी आपके बीच में नहीं बोलेंगे, सत्यव्रत जी को पूरा करने दें। ढींगरा जी, तीन लोग एक जगह के हैं जो चाहते हैं कि पेंशन बहाली हो, और सत्यव्रत जी अकेले हैं जो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, तो उन्हें बोलने दें।
ढींगरा जी बोलने दे सत्यव्रत जी को, ऐसे ऐसे कोई नहीं बोल पाएगा। सत्यव्रत जी को बोलने दे, पूरा करें आप। ये भी नहीं बोलने देते, मैं भी इनको नहीं बोलने देता। जैसे को तैसा होता है, जैसे को तैसा है। ये भी इनके बीच में प्रॉपर मैं बोलूंगा, ये मेरे बीच में बोल के दिखाए। इन्होंने देश को निर्णय होगा कि प्रदेश के जो और विधायक है उनको कितने प्रावधान किए जाए, उनके लिए उनके कितनी कटौती शुरुआत हुई है। संसद के सब्सिडी तो मिलता था, वो सब्सिडी बंद हुई है और बाकी भी चीजें धीरे धीरे उसके ऊपर आएगी। तो आप ये मत समझो और मैं इस बात को आगे लेकर चलो कि विधायकों के अंदर जनता ने उनके ऊपर भी यदि अतिरिक्त कोई चीज आती है, मैं कब प्रदेश के हाथ देकर और बोलते हैं कि हम लोग जो है सिस्टम इतने झूठा बीजेपी बहुत बड़ा झूठ की पार्टी है ये देश में बोलकर। सुन लो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे। मेरे को नहीं बोलना, इनको नहीं बोलना। इनके साथ कितने प्रवक्ता इस तरह के आएंगे, इन लोगों की एक भी बात टीवी के अंदर नहीं जाएगी। झूठे प्रवक्ताओं को मैं बोलने नहीं दूंगा, प्रवक्ता है इनको बोलने नहीं दूंगा। ये ऐसा के प्रदेश में पेश करना इनका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने प्रदेश को भी लूट लिया, देश को भी लूट लिया। देश में और प्रदेश को लूटने वाले लोग उनको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, उनको जनता छुटकारा करने का काम करेगी, उनसे जनता छुटकारा करने का काम, देश और प्रदेश को लूटते हैं ये लोग। कर्मचारियों का मुद्दा है, कर्मचारियों के मुद्दे के ऊपर हम सरकार की ओर से सकारात्मक रूप चाहते हैं और सकारात्मक सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा, ऐसा हम मान कर चलते हैं। और सहानुभूतिपूर्वक भी और इसी प्रकार कर्मचारी नेता भी मर्यादाओं के अंदर रहकर और अपना काम करते हुए भी यदि काम होता रहेगा तो सरकार के पास अतिरिक्त पैसा है उसका उपयोग सरकार जन कल्याणकारी नीतियों में और कार्यक्रमों में होता है। इसलिए उससे के लिए सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी। गरीब का, किसान का, सैनिक का और कर्मचारी का किसी भी प्रकार की चीज होगी, सरकार का पैसा सरकार के लोगों के लिए उस पर खर्च होता रहेगा। लेकिन ये झूठ बोलने के लिए टीवी पर आते हैं और झूठ बोल कर चले जाते हैं। इन लोगों ने एक भी घर नहीं बनाया हरियाणा की जनता के लिए और झूठ बोलते हैं कि हम जनता के लिए घर बना रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हमने देखा कि एक तरफ से कांग्रेस कह रही है कि हम सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ से बीजेपी अपना पक्ष यहां पर रख रही है और एक कमेटी जो बनाई गई है उस कमेटी ने आज मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन हम विजेंद्र जी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी जो बातचीत का दौर है वो जारी रहेगा और किसी निष्कर्ष पर निकलें और जो आप चाह रहे हैं उस तरफ कुछ हो पाए, कोई बीच का रास्ता निकल पाए। आखिरी कमेंट आपसे। नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि वार्ता से हमारा कोई समाधान निकले और पुरानी पेंशन नीति की तरफ सरकार बढ़े। लेकिन अगर सरकार ये टाल मटोल का रवैया अपनाती है तो देखिए हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी 5 मार्च की मीटिंग दिल्ली के अंदर हमने बुलाई है। इस मुद्दे को हम प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय स्तर पर भी अपने मुद्दे को उठाने का काम करेंगे और आम जनता के बीच में भी इस मुद्दे को ले जाने का काम करेंगे कि जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, जो 24% हमारा एनपीएस में आज वेतन काटा जा रहा है उसी पैसे से, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो 24% हमारा वेतन आज पीएफआरडी में जमा करवाया जा रहा है, उसी पैसे को अगर सरकार अपने पास ठीक ढंग से मैनेज कर लेती है उसी से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा सकता है। जो सत्यव्रत जी बार बार ये कह रहे हैं, ये केवल भ्रम पैदा करने की, आपने सत्यव्रत जी आपने एनपीएस को पढ़ा ही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस दिन आप एनपीएस को जान जाएंगे मेरे से ज्यादा विरोधी एनपीएस के आप खुद होंगे, आप खुद विरोध करेंगे एनपीएस का। जी उम्मीद करते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है चर्चा होगी और चर्चा से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ओपीएस पर आज हमने चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि कहां पर पूरी की पूरी स्थिति अभी मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से ओपीएस को लागू किया गया और अब उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी ये उम्मीद लोगों को जगी है जिसके लिए कमेटी बनाई गई है और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। चर्चा में भी के लिए इतना ही। सूर्या विशेष में इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर लगातार जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।